ये मैं भी मानता हूँ कि जो कुछ बोला गया वो उचित नहीं है। सरकार को लगा कि पहाड़ के ज़िले से मांग रहे हैं तो पहाड़ को कर दिया, कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए उन लोगों को। कांग्रेस तो विरोध की राजनीति कर रही है, उसको हर बात पर विरोध करना है, इसके सिवा उनको कुछ और नज़र आता नहीं है। एक कर्मचारी है, 40 साल उत्तराखंड में, 35 साल उत्तराखंड की सेवा करता है वो, तो हम उसके बच्चे को कह दें कि तुम अपने बच्चे को भैया वहाँ भेजो, बिहार भेजो या झारखंड भेजो या दिल्ली भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं, कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी और कई बार पार्टी लाइन के साथ भी, जब बात उत्तराखंड के मुद्दों की हो। इस समय यूसीसी का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति में गरमाया है, विधानसभा का मुद्दा भी गरमाया है, और भू कानून, जिसे कहा जा रहा है कि सख्त भू कानून बन गया है उत्तराखंड में, और तमाम पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, भू कानून बन गया है और आपके समय से भी मांग चल रही थी, और उत्तराखंड में कहा जा रहा था कि एक भू कानून की सख्त डिमांड है, क्योंकि भू माफियाओं का जो राज था वो कहा जा रहा था बढ़ता जा रहा है। ये भू कानून क्या इतना सख्त है कि इससे भू माफियाओं पर लगाम लगेगी? देखिए, जो भू कानून है, भू कानून तो ऑलरेडी देश में और प्रदेशों में अपना है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आई हैं कि एक सख्त कानून राज्य ने बनाया है, मैं पहले तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि कानून का हम कितना अनुपालन करा पाते हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जहाँ तक भू माफिया की बात है तो उसके लिए तमाम तरह के कानून ऑलरेडी मौजूद हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, या जो वर्तमान में जो भू कानून आया है उसके बारे में बातचीत करें, तो उसमें जो कहा गया कि भाई हम एग्रीकल्चर लैंड है या बागवानी की भूमि है, उसको कोई बाहर का व्यक्ति खरीद नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ तो पहले से ही हमारे राज्य में वो व्यवस्था है। अब उसमें क्या नए कोई अमेंडमेंट किए गए वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने 500 मीटर जगह भूमि खरीद सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने समय में भू कानून बनाया था। जो एक अमेंडमेंट किया था, कानून क्या सुधार किया था उन्होंने। जब खंडूरी जी 2007 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसको 250 मीटर किया, और जो बागवानी की भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो ऑलरेडी निषिद्ध है। ये ज़रूर था कि जब नारायण दत्त तिवारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश के 25 बाग जो राजकीय थे उनको कुछ प्राइवेट पार्टीज़ को दे दिया था। संयोग से 2007 में जब तिवारी जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैं उस समय राज्य का कृषि मंत्री मुझे बनाया गया। उसके बाद कुछ साल के बाद मुझे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, और उस समय हमने एक स्वैच्छिक चकबंदी का कानून हम लाए थे, और उस कमेटी का चेयरमैन खंडूरी जी ने मुझे बनाया था, और हमने एक आदेश उसमें स्वैच्छिक चकबंदी का किया था। और उसमें कुछ सुविधाएं, जो लोग चकबंदी करेंगे तो उनको कुछ सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी जाएंगी। दूसरा, जो बाग अपने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दे दिए थे व्यक्तिगत कुछ लोगों को, तो उनको मैंने उसकी पूरे जो उनके अधिकार थे उनसे उस समाप्त करके, और वो बाग फिर पुनः सरकार ने निहित कर दिए थे। तो ये पहले भी इस तरह के अमेंडमेंट हुए हैं, अमेंडमेंट होते भी रहने चाहिए समय के वक्त के अनुसार। लेकिन वर्तमान में क्या है
मुझे थोड़ा उसके लिए एक्ट को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सर भू कानून अगर इतना ही सख्त है तो हरिद्वार के साथ और उधम सिंह नगर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करी सरकार ने? वहाँ क्योंकि लागू नहीं किया गया। अब क्या है कि डिमांड का खेल है। सरकार को लगा कि पहाड़ के ज़िले ऐसे मांग रहे हैं तो पहाड़ को कर दिया, लेकिन हरिद्वार के लोग भी अगर या उधम सिंह नगर के लोग भी इस तरह की डिमांड अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ सरकार सर आप सांसद हैं, इसलिए अब सवाल आपसे बनता है, सांसद हरिद्वार से, और हरिद्वार की जो जनता है उसके आप प्रतिनिधि भी हैं, तो होना चाहिए हरिद्वार में भी या नहीं? नहीं, देखो मैं तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहा हूँ, आज मैं सांसद हूँ और मैं जो भी बात करूँगा राज्य के परिप्रेक्ष्य में करूँगा। मैंने कहा कि सरकार को ये लगा कि जो पर्वतीय ज़िले हैं वही इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। अगर हरिद्वार उधम सिंह नगर वालों को ऐसा लगता है तो उनको डिमांड करना चाहिए, वहाँ से इस तरह की बॉइस उठेगी तो मुझे लगता है सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। आपको लग रहा है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर से शायद इस तरह की डिमांड सरकार तक नहीं पहुंची, इस वजह से वहाँ भू कानून लागू नहीं किया गया और पर्वतीय और कहीं। ठीक है सर। सर इसके अलावा यूसीसी को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं। कहा गया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसे यूसीसी कानून लागू किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं प्रयोगशाला, एक लैबोरेटरी की तरह समझा गया कि देखते हैं, उत्तराखंड लगा कर देखते हैं क्या परिणाम होंगे, जैसे परिणाम होंगे उसका देश में लागू किया जाएगा। बोला अगर इतने अच्छा कानून था तो केंद्र इसे लागू करता, और केंद्र जिस दिन यूसीसी लागू करेगा उस दिन तो स्वतः ही ये निष्क्रिय हो जाएगा कानून। तो इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं भाई, ऐसा है, देखिए यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का, और उससे पहले जब भारतीय जनसंघ बना था तब से भारतीय जनता पार्टी और या ये कहें उनकी जनसंघ के एजेंडे में रहा है। अब उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को खुश होना चाहिए कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए उन लोगों को, और एक शुरुआत उत्तराखंड ने की है। उनको पहला काम तो है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उनको बधाई देनी चाहिए कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, और ये भी साबित हो जाएगा कि वो उत्तराखंड में या देश में यूसीसी के पक्षधर हैं या नहीं हैं, वो विरोधी हैं उस कॉमन सिविल कोड के या पक्षधर हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक विरोध की बात है तो देखो कांग्रेस तो विरोध की राजनीति कर रही है, उसको हर बात पर विरोध करना है, इसके सिवा उनको कुछ और नज़र आता नहीं है, और इसलिए तो पार्टी का एजेंडा है। अब एजेंडे में पार्टी ने उत्तराखंड से शुरुआत की है, उत्तराखंड से गंगा निकलती है, गंगा सागर तक जाती है, ऐसे उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकली है, पूरे देश में जाएगी। सर गंगा एक बड़ा ही पवित्र शब्द है, और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं दो मुद्दे यूसीसी में मुख्यतः उठाए जा रहे हैं। पहला है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और अपने सेनापति, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी नेतृत्व कर रहे हैं राज्य का, तो सेनापति हैं यहाँ पर, मोदी कहकर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी आपने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना है, लेकिन धामी जी इसको लिव इन रिलेशनशिप डेस्टिनेशन बनाने में तुले हैं। और इस पर एक पेच और भी है। इस पर पेच ये है कि 30 दिन के अंदर आपको अपना जो संबंध है, लड़के लड़की साथ पे रह रहे हैं, उनको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाकर। लेकिन किसी कारण से अगर लड़की कंसीव कर जाती है, 20, 25, 28 दिनों में कंसीव कर जाती है, उसके बाद 29वें दिन में लड़का जाता है, लड़की जाती है, और रजिस्ट्रार किसी वजह से, किसी कानूनी अड़चन से मना कर देते हैं कि ये रजिस्टर नहीं हो सकता, तो उस लड़की का क्या होगा जिसने कंसीव कर लिया बेबी? देखिए ऐसा है कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है वो इसीलिए की गई है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं कि जब कंसीव कर जाती हैं लड़कियां, बाद में कई बार लड़के उनको छोड़ देते हैं, अलग रहने लगते हैं और कहते हैं हमारा तो सब कोई संबंध ही नहीं, हम लिव इन में रहे ही नहीं हैं कभी। अब लिव इन में रहे ही नहीं हैं तो लड़की कहाँ जाए, और इसलिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ताकि ये सामने रहे कि हाँ भी ये लिव इन में रह रहे हैं। नहीं तो फिर क्या हो रहा है, तमाम तरह की आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं समाज में, और बाद में
जो दिक्कतें आती हैं कि वो लड़की को अधर में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें ना आए, मुझे लगता है कि यही सोच करके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। एक इस पे पेच और भी बताया जा रहा है कि 1 साल के बाद, यानी कोई अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ आते हैं किसी और राज्य से, कहने का मतलब दूसरे राज्य से उत्तराखंड आते हैं और 1 साल के बाद ही उन्हें यहाँ का स्थायी निवासी मान लिया जाएगा, स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। और इसके अलावा जो सरकारी नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी वालों के साथ तो ये व्यवस्था है कि अगर ट्रांसफ़र होकर यहाँ आते हैं तो उन्हें हाथों हाथ उन्हें स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र और सारी चीज़ें दे दी जाएगी। तो ऐसे में जो मूल उत्तराखंडी है, जो मूल निवास की डिमांड कर रहा है, मूल निवास की मांग कर रहा है, वो उससे बड़ा व्यथित है। अब देखिए, ऐसा है कि इस तरह का ये केस नॉर्थ ईस्ट में एक बार हुआ था। कोई IAS ऑफिसर थे और उनके बच्चे का वहाँ मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। इस पर शोर हुआ कि साहब उनका कैसे हो गया, बाहरी स्टेट के हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भाई जब उन्होंने आजीवन वहाँ पर सेवा करनी है, वहाँ के कैडर के वो कर्मचारी हैं, सेवक हैं या अधिकारी हैं, तो आगे उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। और इसलिए इस विषय पर बहुत सोच समझ करके ही मुझे लगता है कि सरकार ने निर्णय लिया होगा। ये कर्मचारी है, 40 साल उत्तराखंड में, 35 साल उत्तराखंड की सेवा करता है वो, तो हम उसके बच्चे को कह देंगे तुम अपने बच्चे को भैया वहाँ भेजो, बिहार भेजो या झारखंड भेजो या दिल्ली भेजो। हमारे भी हज़ारों बच्चे बाहर रह रहे हैं, हज़ारों लोग हमारे बाहर सरकारी नौकरियों में हैं, प्राइवेट में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, मेडिकल में। सर ये कहा गया है कि सरकारी नौकरी वाले हैं, जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तभी से उन्हें स्थायी निवासी मान लिया जाएगा, और बाकी जो हैं वो बाहरी राज्यों से यहाँ आ रहे हैं, उन्हें 1 साल बाद मान लिया जाएगा। नहीं, एक बात समझिए आप, जो सरकारी कर्मचारी है वो स्टेट का कर्मचारी है, उसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा? स्टेट के अंदर ही तो होगा, स्टेट से बाहर थोड़ी होगा। या जो बाहर के लोग हैं जो आते हैं, तो जो अखिल भारतीय कैडर के लोग हैं भाई, जैसे IAS का है, IPS का है, तमाम जो कैडर हैं उनमें स्टेट कैडर है, तो उनको यहीं पर तो सेवा करनी है। ठीक है, वो डेपुटेशन पे कुछ दिन सेंटर की सेवा में चले जाएंगे, जो पुलिस में है कुछ दिन ITBP में चले जाएंगे, BSF में चले जाएंगे, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें चले जाएंगे, लेकिन कैडर तो उनका उत्तराखंड है ना, या वो स्टेट है जहाँ के वो उनको आवंटित हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा उदारतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है सरकार ने वही सोचा। अरे ये हमारे राज्य में नहीं है, ये पूरे देश में है। भाई हम देश जो बाहरी राज्यों से, जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हैं और 1 साल बाद स्थायी बन जाएंगे, उनके लिए क्या मानते हैं आप? नहीं, देखो मेरे नॉलेज में स्थायी निवास का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनका 15 साल यहाँ पर वो रहे, क्योंकि जब राज्य बना था 2000 में, तो उस समय सरकार ने विचार किया था, जब अंतरिम सरकार बनी थी, कि जो लोग 1985 से उत्तराखंड में रह रहे हैं वो राज्य के स्थायी नागरिक होंगे। इसका मतलब ये है कि जो 15 साल से रह रहे हैं वो यहाँ के स्थायी नागरिक हो गए। तो इसी तरह से स्थायी नागरिक के लिए 15 साल का एक क्राइटेरिया था, और मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज में नहीं कि उसमें कोई चेंज किया गया। ठीक है सर, मूल निवास की जो बात चल रही है, अभी भी लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंडी की मूल निवासी 1950 और ये सब एक तथ्य रखे जा रहे हैं, तो वो मांग आप अभी क्या मानते हैं कि कितनी जायज़ है? देखिए, मूल निवास की जहाँ तक बात है वो भारत के संविधान में वर्णित है कि कौन मूल निवासी माना जाएगा। तो संविधान में जो चीज़ें वर्णित हैं हमको उसको फॉलो करना चाहिए। सर एक सवाल और भी है, जब कार्यकाल रहा, आप जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, एक चर्चा है कि आप जब विधानसभा जब सत्र चलता था तो आपके कार्यकाल में भी इस तरह की दशा नहीं देखी उत्तराखंड ने, जिस तरह की दशा अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली। क्योंकि सर आप सीनियर भी हैं, आप मुख्यमंत्री भी हैं, और कहा जाता है धामी किले की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं देश के। और सर एक आपका अनुभव, तो आप कभी समझाते हैं, कभी नसीहत देते हैं? देखिए कि इससे, क्योंकि मैसेज जो है, एक मैसेज देश में गलत जा रहा है, क्योंकि आप देश की संसद में हैं, आपसे भी कहा जाता होगा, आपसे के साथ जो और सांसद मित्र होंगे आपके और राज्यों के, आपसे बोलते होंगे कि कैसी विधानसभा कार्रवाई चल रही है आपके राज्य में। देखिए, ये एक घटना के रूप में इसको लेना चाहिए। ये कोई
उत्तराखंड विधानसभा में हर बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। पहली बार इस तरह की घटना हुई है और पार्टी ने भी उसका संज्ञान लिया है, केंद्र ने निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया होगा या ले रहा होगा, लेकिन उसको एक घटना के रूप में लेना चाहिए। ये मैं भी मानता हूँ कि जो कुछ बोला गया वो उचित नहीं है, वो बिल्कुल भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार जब मैं मुख्यमंत्री था और मैं उस समय मुझे कोरोना हो गया था, मैं एम्स दिल्ली में था। उस दौरान हमारे ही एक विधायक ने एक महिला विधायक के लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए थे कि जो मुझे उचित नहीं लगे। और मुझे याद है मैंने पहली बार स्वयं उस दिन ट्वीट किया था, स्वयं उसकी स्वयं मैंने ड्राफ्टिंग की थी। रात को मैंने क्षमा मांगी कि एक महिला के लिए जिस तरह से बोला गया वो उचित नहीं है और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये भी जो हुआ है, मैं अभी अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूँ कि ये कितना उचित था और इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाएं, किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए, कि भर्त्सना की जाए, कि माफ़ी मांगी जाए। मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं ऐसी जगह पर नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र के वो सम्मानित मंत्री जी हैं, तो उन्होंने जो भी कहा मैं उसको उचित नहीं मानता। सर, कांग्रेस के जो विधायकों ने जब ये बात उठाई कि प्रेमचंद अग्रवाल जो प्रकरण हुआ इसको लेकर माफ़ी मांगे और जनता नाराज़ है, पहाड़ की जनता नाराज़ है, तो उसको लेकर रितु खंडूरी भूषण जो विधानसभा अध्यक्षा भी हैं, स्पीकर हैं, उनका वक्तव्य आया कि आप बैठ जाइए। थोड़ा सा लोगों ने जो एक वीडियोस चल रहे हैं इसको लेकर ये कहा कि 2 वीडियो को साथ चला जा रहा है कि रितु खंडूरी के जो फादर थे बीसी खंडूरी, उनका उदाहरण दिया कि वो उत्तराखंड के मुद्दे को उठाते थे, देश की संसद में उठाते थे, उस तरीके से उठाते थे, लेकिन उनकी बिटिया जो है वो थोड़ा अलग ट्रैक पर चलती हुई नजर आई। अब देखिए, ये तो अपना अपना नज़रिया है। हमने न्यायालयों में भी देखा कि पिताजी के निर्णय को उनके बेटे ने बदल दिया। न्यायालय के अंदर देखा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम तरह के ऐसे केसेज हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं माननीय खंडूरी जी आज बहुत वयोवृद्ध हैं और अब वो बोल सकने की स्थिति में भी नहीं हैं, बातचीत मीडिया से नहीं करते। लेकिन मैं मान सकता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति खंडूरी जी का जो सोच था और उनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही उदाहरणीय है और प्रशंसनीय है। क्योंकि मैं उनकी कैबिनेट का मंत्री भी रहा हूँ और कैबिनेट में जब कभी इस तरह के विषय आते थे तो वो कहते थे भाई कि ये उत्तराखंड की संस्कृति के अनुकूल नहीं है जो आप लोग बोल रहे हैं, या कुछ लोग इस तरह की बात उठाते हैं। तो उनको उत्तराखंड की प्रति उनका साफ दृष्टिकोण था कि ये देवभूमि है और हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारा कर्म, ये उत्तराखंड इस देवभूमि के जो प्रकृति है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसके अनुकूल होना चाहिए। और वो बहुत दृढ़ता से इस बात को कहते थे, बहुत दृढ़ता से इस बात को कहते थे। मैंने कहा कि उनका वो तो हमारे उदाहरणीय पुरुष हैं। सर, आगे से विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में चले, इसके लिए आप, क्योंकि आपके जूनियर भी रहे, मंत्री भी रहे, प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे रितु खंडूरी हो, विधानसभा स्पीकर, इनके लिए क्या सलाह है आपकी, एक नेक सलाह? क्योंकि आप सीनियर हैं तो घर में जो बड़ा होता है उसकी सलाह मानी भी जाती है, तो उम्मीद है आपकी सलाह मानी जाएगी, तो सलाह क्या है? देखिए, मैं बड़ा बिल्कुल नहीं हूँ। विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है ना। और अगर किसी का नंबर आता है तो फिर नेता सदन का आता है, और फिर नंबर आता है तो नेता प्रतिपक्ष का आता है। वो बड़े हैं क्योंकि वो एक संवैधानिक पद हैं, और संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सदन का आचरण,
विधायकों का आचरण, विधायकों का व्यवहार ये कैसा हो, उसके लिए बाकायदा नियम कानून बने हुए हैं, उसके लिए नियमावली है, एक आचरण संहिता है, तो उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। कहीं पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि वो उसको समझाए, वही नहीं समझता है तो उसको बाहर का भी रास्ता दिखा सकते हैं। वो जो बोल रहा है उसको सदन की कार्यवाही से भी बाहर करने का अधिकार ये विधानसभा अध्यक्ष का होता है। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप सांसद हैं हरिद्वार से, तो ऐसे में ऐसे कोई 3 काम जो आपको लगता है कि वर्तमान परिवेश में उत्तराखंड में होना चाहिए और आप होते मुख्यमंत्री इस समय तो ज़रूर करते वो 3 काम इस समय, वो बता दीजिए सर, तो उत्तराखंड आगे बढ़े। ये तो वही बात होगी कि या खुदा हम ना हुए। अरे भैया, जो हमको मौका मिला हमने किया, आज जिनको मौका मिला है वो कर रहे हैं। लेकिन जो मैं सोचता हूँ मोटे मोटे तौर पर कि एक तो हमको देवभूमि कहा गया है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ये देवभूमि कोई हमारे या आपके वजह से नहीं है, इसमें हमारे पुरखों का त्याग और बलिदान है, उनका श्रेष्ठ जीवन है, जिसके कारण हमारे लोगों को या उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और सारे देश में उत्तराखंड को लेकर के लोगों का एक अलग दृष्टिकोण होता है हमारे लोगों के बारे में कि भाई बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, और विश्वास ही नहीं करते तो कहना चाहिए कि उससे भय भी मानते हैं कि भाई अगर कोई गलत काम किया तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे। तो ये उन लोगों के कारण ये देवभूमि बनी। तो उस देवभूमि का हमको हमेशा स्मरण रहना चाहिए, ताकि हमारी जो एक प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा हमारी बनी रहे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो पिछड़ा हुआ भूभाग है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, देहरादून का त्यूनी वाला इलाका हो सकता है, हरिद्वार का खानपुर और लक्सर का इलाका हो सकता है, पहाड़ों का जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, वो हमारी नज़र में रहने चाहिए। ये पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय राज्य का के कारण हमको ये अलग राज्य मिला है, तो हमको उस चीज़ को समझना चाहिए। जिन लोगों ने राज्य के लिए संघर्ष किया, और लगभग उत्तराखंड के कोई सामने आए होंगे, कोई पीछे से रहे होंगे, हर व्यक्ति ने, हर तबके ने लगभग राज्य बनाने के लिए अपना योगदान अपने अपने तरीके से दिया है। और इसलिए उन भावना का हमको ख्याल रखना चाहिए, ताकि राज्य निर्माण की जो हमारी भावना थी, जो हमारी आकांक्षा थी, हमारी जो आंदोलनकारी हैं, आज बड़ी संख्या में, अभी कोई बहुत लंबा राज्य का इतिहास नहीं है, अभी बहुत छोटा ही कालखंड हो गई। हाँ, अभी 20-25 साल हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा राज्य के जीवन में बड़ी नहीं होती। अभी हम ये शिशु राज्य कह सकते हैं अभी हम। तो हमको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ये कह सके कि हाँ भाई, इन्होंने या हमारे जो पूर्ववर्ती थे उन्होंने अच्छे तरीके से, कुशलता से राज्य को चलाने का काम किया है। जी, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्पष्ट कहना है कि जो राज्य की मूल अवधारणा थी, जिसके लिए तमाम बलिदान दिए गए, आंदोलन हुए, उस राज्य की मूल अवधारणा जीवित रहनी चाहिए। तो इसमें सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी का अच्छे से पालन करे, और जो उसकी अवधारणा है, जो उसके शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए जो उत्तराखंड को समझा जाता है, माना जाता है, ये इसकी पहचान कायम रह सके और इस पर कोई ठेस ना पहुँचे। लेकिन इसके लिए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझनी होगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।